और जो अपने भाई जी अभी आपको गा रहे थे, सुना रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था वो तो गा रहे होंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वो अपने अंदर का दर्द बता रहे हैं। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो केवल और केवल अपने ही दर्द को अपना मानते हैं। बहुत सारा समाज, और ये कम से कम ये धरती, गुरुओं की धरती, ये तो दूसरों के दुख को अपना दर्द कहने वाली रही है। जब एक समाज का, किसी परिवार का कोई बच्चा नशे में चला जाए, उसका सब कुछ बिक जाए और फिर वो बच्चा भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो उनके साथ क्या बनती होगी वो तो वही जाने। मैं हिंदी समझ आ रही है ना? आ जाएगी? ठीक है। अब ठीक है क्या, या माइक में ठीक है? अब ठीक है। हाँ, अब मैं थोड़ा आगे आ जाऊंगा। ठीक है। ना कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है। हाँ, गिलास दे दो तो बढ़िया रहेगा। कुछ दिन पहले हरियाणा में पानीपत जिले में गांव में हम चर्चा कर रहे थे, और वहां पे भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के कुछ साथी, उनके एक यूनियन के साथी थे गांव में, तो चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा काफी अच्छी रही, और फिर एक मेरे साथी का भी फोन आया कि सुनील भाई, मलेरकोटला के एक गांव से एक भाई का फोन आया कि आपकी वो चर्चा काफी अच्छी लगी, भाई अच्छी लगी तो जरूर बात कर लो। तो अमरीक भाई का फोन आया था, बोले कि भाई हम एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे, तो आप अगर आ सको तो देख लो। तो हमारा ये रूट बन रहा था, पहले इधर हम गांव में थे, इधर राजपुरा में, फिर यहाँ, और अब जाना है बठिंडा। इसी में लगे पड़े हैं कि जो ये इनका दर्द जो बोल रहा था एक भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, वो कहां तक पहुंच गया, और अगर वो पहुंच गया है तो उसका कारण क्या है। हमारा जो अपनी ये मोर्चा है जिसका नाम जनता सरकार मोर्चा है, जिनको शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता, उनको लगता है कि ये राजनीति वाले लोग होंगे क्योंकि सरकार लिखा है। लेकिन हमारा जो ये मोर्चा है, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने उस आदमी को झुका दिया जो कह रहा था तो झुका ही नहीं करता 13 महीने बैठ के, किसानों ने, उसी मोर्चा के हिसाब से हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया। और इसका जो लक्ष्य था वो ये है कि भाई जनता ही सरकार होनी चाहिए, है तो नहीं। और बाबा साहब तो कह के गए थे कि है, लेकिन बीच का जो दौर आया है, जो राजनीति ने मतलब सड़ा दिया सिस्टम को, अब उसमें बदलाव की जरूरत है। और सबसे बड़े बदलाव की जरूरत तो यह है कि आज हमारा संविधान खतरे में है। जिस संविधान को हम सिर आंखों पे रखने के साथ में लेके चल रहे हैं, और पिछले 75-80 साल में हमने इसको जिया है, आज राजनीति के गंदे अनुभवों ने और गंदे लोगों ने इसको गलत रास्ते पे डालकर इसको बर्बाद करने की ठान रखी है। कैसे ठान रखी है, मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताऊं। संविधान ने हमें अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार है, रहन सहन का अधिकार है, सब बहुत सारे अधिकार मिले हमें। उन अधिकारों में एक अधिकार है कि मेरा शरीर मेरा अधिकार है। मेरा शरीर कैसे रहेगा ये मेरे ऊपर है, मेरी मर्जी के बिना इसको कोई छू नहीं सकता, ये मेरा अधिकार है। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाओ, जब ये दुनिया में कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई, आप लोगों को यानी पूरे देश को या पूरी दुनिया को इन लोगों ने मुंह बंद करवा दिया, बोलना बंद, सांस लेना भी बंद। सांस लेना बंद मतलब मुंह पे मास्क लगवा दिए। आप एक चीज देखो, अभी तूड़ी का सीजन गया, बहुत सारे किसान होंगे, खेती तो करते ही हैं। जब आप तूड़ी
का काम कर रहे हो और उसको कोठे में डाल रहे हो, अंदर उसको स्टोर कर रहे हो, आप मुंह पे 3 तह कपड़ा भी डाल लो ना, तो भी नाक के माध्यम से गले में इतनी धूल इकट्ठी होती है, और वो धूल का कण तो दिखता भी है, इतना मोटा कण है कि वो दिखता है। लेकिन इन्होंने उस चीज के लिए कपड़ा बंधवा दिया जो आंखों से दिखती भी नहीं, जिसको ये वायरस कह रहे थे। अच्छा समझो, जब एक धूल का कण जो आंखों से दिख रहा है वो कपड़े से पास होकर गले में चला गया, वो पास हो सकता है इतना मोटा कण, तो एक वो जो बारीक जो दिखता भी नहीं है इतना बारीक है, वो कपड़े से पास नहीं होगा क्या? हाँ ना करते नहीं, क्योंकि भाषण तो है नहीं यार, ये तो चर्चा है। और जब जब सच्चाई की बात होती है, हमारे गुरुओं ने बोला कि सच के लिए कट जाना, तो जब जब सच्चाई की बात होगी, अगर मैं गलत हो तो मुझे बदल लो, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो वहां भर दो, इससे बाहर तो कुछ नहीं, यही करना अपने को। तो इन्होंने क्या करा, जुबान बंद कर दी, रोटी बंद कर दी। कैसे कर दी? अगर लगवाओगे सुई, जो इन्होंने इंजेक्शन लगवाए, अगर ये लगवाओगे तो कोर्ट में जा पाओगे, लगवाओगे तो ऑफिस में जा पाओगे, नहीं लगवाओगे तो राशन नहीं मिलेगा, नहीं लगवाओगे तो दुकान नहीं खुलेंगी, नहीं लगवाओगे तो बसों में नहीं चढ़ेंगे, नहीं लगवाओगे तो रेल में नहीं चढ़ेंगे, तो अस्पतालों में नहीं जाने देंगे। मतलब शरीर आपका और जबरदस्ती उनकी। तो क्या परिणाम? आपके संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार आपसे छीन लिया गया है। आपका शरीर आपका अधिकार अब नहीं है। छीन गया कि नहीं छीन गया? तो संविधान तो नहीं रहा हमारा। और जिस व्यक्ति ने बहुत सारी मेहनत के साथ में संविधान में मेहनत करी थी, तो उसकी इज्जत कहां रहेगी? और किस किस ने तोड़ी वो इज्जत? हर उस व्यक्ति ने तोड़ी जिसने लगवा ली। बताओ, मैंने नहीं लगवाई, मेरे साथ के लाखों साथी हैं जो उस समय हमारे साथ जुड़े थे, नहीं लगवाई। वो किसी बिरादरी के थे, किसी संप्रदाय के थे, क्या फर्क पड़ता है? जो संविधान को माना या जिसने संविधान को माना वही तो बाबा साहब का फॉलोअर है। अब मैं उठाता फिरूं कि मैं तो बाबा साहब को मानता हूं और सुई लगवा गया, तो इसका मतलब वो झूठी बात कह रहा है। तो आप मेरे को कल मतलब जूते मार लेना, सच्ची बात तो यही है। जो उस महान व्यक्ति ने बोला, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी और केवल उनको माना तो वो बात नहीं बनेगी। कुछ लोग गुरुओं को मानते हैं, गुरुओं की एक नहीं मानते। कुछ लोग राम को मानते, राम की एक नहीं मानते। कुछ महाराणा प्रताप को मानते, महाराणा प्रताप की बात एक नहीं मानते। है कि नहीं? महाराजा रणजीत सिंह के योद्धा, इतने बड़े योद्धा रहे जो देश के लिए मर गए, उनकी बातें नहीं मानेंगे हम, लेकिन उनको सिर पे उठाए फिरेंगे, कोई मतलब नहीं। जो मेरा मानना है, चाहे आप गुस्सा हो लेना, क्योंकि किसी व्यक्ति को, किसी महान व्यक्ति को मानने से ज्यादा जरूरी है उनकी बातें मानना, चाहे व्यक्ति को मानो या ना मानो। अब एक आदमी है जो अंबेडकर साहब को जानता नहीं, लेकिन उनके काम को कर रहा है, तो कौन सा बड़ा है? जो केवल मानने वाला बड़ा है, उनके काम को करने वाला बड़ा है? तो काम करना चाहिए। तो जिन लोगों ने पूरे देश में इस बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और अपने शरीर में केमिकल नहीं लगने दिया, वो असल में संविधान के रक्षक है। अब ये किस लेवल पे है आप इसको समझना। कौन है ये लोग? कई बार एक सवाल आता है कि वे पूरी दुनिया बंद थी, तो क्या पूरी दुनिया में ये षड्यंत्र था? जो लगे हैं दवाई डाल दी धक्के से, ये तो पूरी दुनिया में हुआ, तो पूरी दुनिया में क्या चक्कर था? इसको समझना, ये सिक्खी समाज बैठा है, बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि इन लोगों ने गुरुओं के अपने दर्शन में बहुत बड़ा काम किया है। आपका सबका खाता बैंक में है? हाँ ना बोलते रहो, ठीक है जी। आधार कार्ड सबका बना है? ठीक है जी। आपका खाता बैंक में है, आपका आधार कार्ड बना हुआ है। 2 बात। तीसरी बात, जितने बैंक चलते हैं क्या वो कंप्यूटर से चलते हैं?
तीसरी बात, मतलब कंप्यूटर में चलते हैं, ठीक है। उस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर कंप्यूटर में वो स्क्रीन ना चले तो वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं, लेकिन जो स्क्रीन चलती है, जो पिक्चर फोटो दिखते हैं उसमें, वो चलाने वाली जो कंपनी है वो एक आदमी की है पूरी दुनिया में, माइक्रोसॉफ्ट वाले की। सुना आप लोगों ने? ऐसे जब जुड़ती जाएंगी तो क्लियर हो जाएगा मामला। एक आदमी जो पूरी दुनिया के बैंकों के कंप्यूटरों को चलाता है वो एक है। और मान के चलो वो आदमी अगर चोर हो या लुटेरा हो और कह दे अब आपके पास तो कुछ नहीं, सब बैंकों में है कि नहीं? सब बैंकों में आपका सारा बिजनेस, सारा पैसा, सबकी जमीनें, सब कुछ बैंकों में। और वो बैंक वाला ये कह दे जिसने जो कंप्यूटर को चला रहा है दुनिया के, भाई आज के बाद ना भाई मेरी कंपनी तो मैंने बंद कर दी, क्या करोगे? भूखे मरने की नौबत है। 1 किलो राशन नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि जो भाई कह रहे थे ना कि कुल्फी बेचने वाला आता था और मेरी मां कह देती थी ले थोड़े दाने ले जा, और दाने में कुल्फी आ जाती थी, वो सिस्टम तो हमने तोड़ दिया। अब हम काम करते हैं नोटों से, और नोट ही मैंने बंद कर दिए। अब आ गया केवल फोन, फोन से हो रहा सब कुछ, और फोन उसी के कब्जे में, क्योंकि इंटरनेट का मालिक वही है। तो आपका टेटवा, आपकी जिंदगी, आपका अधिकार सब चौपट कर दिया गया है। एक आदमी पूरी दुनिया के एक सिस्टम के एक बटन को दबाएगा और पूरी दुनिया के लोग हाहाकार करते फिरेंगे। ये हालत है कि नहीं है? तो इतने बड़े खेल को मेरे जैसा अकेला या 2-4 भाई घूम रहे के बदल लेंगे? अच्छा, बदला नहीं जाना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? देखो समस्या क्या है, क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि बात अधिकार की है, बात जिंदगी के जीने की, मतलब आदमी के जीने की है, और जीवन का अधिकार सबसे पहला नंबर है। कई बार कोई आदमी ज्यादा बीमार हो और वो राष्ट्रपति को लिख दे कि मुझे मृत्यु, मतलब मरने का, आत्महत्या करने का वो परमिशन दे दो, तो राष्ट्रपति भी नहीं दे सकता ना। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको जन्म दिया था क्या जो उसको मरने की परमिशन दे दे? तो राष्ट्रपति की भी औकात नहीं किसी का जीवन लेने का। तो जीवन लेने का अधिकार किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन किसी प्रकृति के, किसी परमात्मा के, किसी व्यवस्था से आया है। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, उनका भी अधिकार नहीं है कि मेरी जान ले ले वो। अगर मेरा बापू मेरे साथ कुछ गलत करे तो उनको भी सजा होगी, ये संविधान कहता है। और संविधान जो बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई जिंदगी यानी जीवन का अधिकार सबसे पहले नंबर पे है, तो हमारा जीवन का अधिकार इन हरामखोरों ने सबसे पहले छीना जब ये बोला कि धक्के से ठोकेंगे। एक और चीज, आप जब आपके समाज में कोई व्यक्ति उस समय बड़े अस्पताल में गया, वही मर के आया, और जो आम समाज में छोटे मोटे डॉक्टरों से जिसने दवाई ले ली उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कि ये खेल क्या था, इसको थोड़ा समझना मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बताओ ये कितना बड़ा खेल है। अभी मैं आड़तियों के बीच में थे, हम थोड़ी देर पहले अभी आए बात करके। जो आड़ती पूरे समाज को पैसा बांटता है वो इतने बड़े कर्ज में उससे नहीं निकला जा रहा। जो किसान आड़ती से पैसे लेता है, आड़ती का तो देना ही देना, बैंकों का इतना कर्ज है कि उसकी सारी जमीन बैंकों में पड़ी है। जो व्यापारी है कोई और, उसका सारा बिजनेस कर्ज पे चल रहा है। आपका घर, आपका प्लाट, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ियां, आपका स्कूटर, आपकी कंबाइन, आपकी बस, सब कुछ लोन पे है। तो ये उतरेगा कैसे? अब उतरने की सोच लो। अगर आप खेती कर रहे हो तो इसको हिसाब लगा लेना, क्योंकि हरियाणा, पंजाब का, करनाल का ये ज्यादा दूरी है नहीं। अगर आप खेती कर रहे हो तो आजकल खेती का 1 एकड़ का ठेका लगभग हमारी तरफ 60,000 से 65,000 है। इधर भी लगभग कितना होगा? 45 होगा। नहीं, यहाँ का तो पानी वाला अच्छा एरिया है। 65 है। अच्छा 65, एक हिसाब लगा लो, इसको देखना कैसे, मतलब इस व्यवस्था को देखते हैं क्या है ये।
चर्चा बड़ी शानदार है कि चिंता मत करो, मस्त, मतलब हम बड़े अब यहां आकर बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं आपस सब मिलके। एक किसान, उसने ठेके पे जमीन ली 65,000 की, 2% का ब्याज है, और वो भी छमाही का है, आड़ती का तो है भी नहीं। अगर सालाना है तो 24,000 है, और अगर छमाही का है तो 27-28,000 है, और बढ़ जाता है कि वो पहले वाला ब्याज भी मूल बन जाता है। तो 65,000 का 2% में कितना बन गया? लगभग 26-27,000 रुपये बनेगा आराम से। 25,000 मान के चलो, 2% मान लो, तो 25,000 का ब्याज आपने बना लिया। 65 और 25 90, 2 फसलें, 2 फसलों पे 30,000 रुपए का खर्चा एवरेज है, 15-15 दोनों पे, कितना हो गया? 1,20। और बहुत सारे खर्चे हैं, मोटरसाइकिल का, तेल पानी का, गाड़ी का, किराए का, ये सारे आगे। अगर इसको जोड़ लो तो लगभग 1,30,000 बनता है। यही बन गया ना, या कुछ और ऊपर नीचे? आप बता देगा, क्योंकि आप यहाँ की व्यवस्था आप जानते हो। वो तो लग रहा है जी, वो तो जोड़ा ही नहीं मैंने। मैं तो केवल सीधे खर्चे जो दिख रहे हैं ना, वो कह रहा हूं। मैंने ये जो 30,000 जोड़े, इसमें अगर लेबर भी लगा लो तो जोड़ के देख लेना, वैसे आती नहीं इसमें, और बढ़ेगा ये 1,40 तक, 1,50 तक जाएगा। अब इसको थोड़ा आमदनी लगा लो। गेहूं है 20 क्विंटल हो जाते हैं, 22 क्विंटल हो जाते हैं, 50-55 मन इतने ही होते हैं। मान लिया 55 मन हो गए, 22 क्विंटल हो गए, तो इनकी बार रेट कितना आपके पास इधर? 2300। तो 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46, 50,000 के गेहूं हो गए। ठीक है, 80-85,000 की जीरी होगी। अब क्या वो चुनना, वो क्या बोल रहे हैं आप उसको? जीरी बोल रहे हो। कितने हो गए? 80 और 50 1,30। खर्चा कितना था? 1,30। साल भर खून पसीना कर लिया, जिंदगी नरक बना ली, और क्या मिला? नया कर्जा मिला। तो ताऊ कह रहे ना, और घाटा बढ़ के आ गया, क्योंकि जो घर के खर्चे हैं, रसोई के खर्चे हैं, ब्याह शादी के खर्चे हैं, बात के खर्चे हैं, वो तो अलग रह गए। और जिस किसान को 1 एकड़ पे 10 रुपए भी नहीं दिहाड़ी बचती, आप बताओ, जिस उस किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट पे 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है 1 एकड़ पे, वो कैसे भर देगा? मैं किसान जब कह रहा हूं तो किसान का मतलब वो है जो व्यक्ति खेत में काम करता है वो भी किसान है, और जो खा रहा है उसको भी तो आना खेत से ही है। तो पूरा का पूरा जो समाज है वो किसान समाज ही है। तो एक चीज देखिए, जो खुद उगा रहा है उसको 10 रुपए भी दिहाड़ी नहीं बच रही, तो उसकी जमीन बहुत जल्दी नीलाम होने वाली है, क्योंकि लाख रुपए बढ़ने का उसके पास सिस्टम नहीं है। तो जो लोग कोरोना की इस बीमारी को कह रहे थे कि ये पूरी दुनिया में है, इस बीमारी को लाया गया था कुछ लोगों के द्वारा। अब जो साथी गूगल करते हैं, बड़े फोन ले रहे हैं, वो मेरी कुछ बातें याद रखना और उसको सर्च करना, फिर उसको देख लेना। भाई जितनी ये बात हरियाणा से आने वाले भाई जो कह के गए हैं, जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं वो आपको बता के गए, वो कितनी सच्ची थी। कुछ तो सच्चाई है पे पता चल जाएगी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो समाज में दिखेगा आपको होता हुआ। और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो आंखों के सामने उसको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजें जो दिख नहीं रही लेकिन हुई है, वो क्या है वो देखो एक बार। जब ये बीमारी की बात शुरू हुई, मैं अधिकारों के छीनने की बात कर रहा हूं, जो बाबा साहब 75 साल पहले लिख के गए थे कि भाई मेरे समाज को ये समानता के अधिकार होने चाहिए, जीवन का अधिकार होना चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार आपसे कैसे चुटकियों में छीन लिए और किसने छीन लिए पता ही नहीं चला, वो जानना है हमें। मैं उन अधिकारों पे आ रहा हूं आपके पास। क्या 18 अक्टूबर 2019 को एक मीटिंग होती है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े अमीर लोग, जो सबसे अमीर लोग हैं कहने को,
क्योंकि अमीरी तो फकीरों में होते हैं, कहते हैं हमारे गुरु तो कहते हैं। लेकिन आज के इस रुपए की अगर बात करा, इस नोटों को इकट्ठा करके और अमीर बनने की बात करा, उस हिसाब से देखो तो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर 150 लोग इकट्ठे हुए और वो प्रोग्राम हुआ था अमेरिका के होटल में। उस प्रोग्राम का नाम है, इस पे गूगल पे पड़ा है वो, इवेंट 201, इवेंट 201। उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं कि भी मान के चलो कोई बड़ी बीमारी आएगी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया जब बीमारी से ग्रसित होगी, परेशान होगी, तो हम पूरी दुनिया में दवाओं को कैसे बांटेंगे, ये तैयारी है। मतलब बीमारी आई भी नहीं और वो तैयारी पहले कर रहे, ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने छत को तो पहले ठीक करना होता है बारिश से, तभी बात बढ़ेगी। लेकिन खास बात उस चर्चा की ये है, उन्होंने जब ये कहा कि मान के चलिए एक बीमारी आई, मान के चलने के जो बीमारी का नाम है ना, वो वही नाम है जो बाद में बीमारी आई। तो इसका मतलब ये है कि जिस बीमारी को वो सोच रहे थे अपने आप कैसे आ गई, इसका मतलब तो उनका कुछ प्लान था। फिर वो कहते हैं कि पूरी दुनिया की दवाओं को कैसे नियंत्रित करेंगे, इसकी योजना, पूरी दुनिया के व्यापार को कैसे नियंत्रित करेंगे, इसकी योजना। ये पूरे के पूरी 2 घंटे की मीटिंग की वीडियो है, 25-25 मिनट की 4 वीडियो, आप उसको देखना। और वो कहते हैं कि पूरी दुनिया को बंद किया जाएगा। अब ये पूरी दुनिया वाले कौन है? ये पूरी दुनिया वालों में एक आदमी वो भी है जो पूरी दुनिया के बैंकों के कंप्यूटर को चलाता है और उसके माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से आप तक लेन देन की बात करता है। तो जो आदमी पूरी दुनिया के कंप्यूटर को चलाता हो और वो उस मीटिंग में बैठ के ये कहते हो कि पूरी दुनिया को रोकते हुए कहीं बीमारी आई, तो इसका मतलब दोनों के तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे कि नहीं जुड़े? एक बात। फिर आप चले जाओ थोड़ा सा पीछे, 2017 में हमने एक आरटीआई लगाई थी सरकार में। उस आरटीआई में क्या था, जो ये बीमारी टेस्ट करने की, जो नाक में डालने की वो थी ना टेस्ट किट, आरटीपीसीआर किट, उसका बिल निकल के आया था सरकार का। और बिल में क्या था, 2017 में सरकार ने अमेरिका से कोई मतलब सैकड़ों टन आरटीपीसीआर किट मंगवाई थी, और जो उसका बिल आया था, बिल पे नाम था इस बीमारी के नाम से। यानी बीमारी आई 2020 में और बिल कट रहा 2017 में, तो ये भी एक बड़ा खेल सा है। फिर थोड़ा पीछे चले जाओ, 2015 में बिल गेट्स की वीडियो पड़ी है, मोबाइल पे देखना आप। एक एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, टेड टॉक, टीडी टेड नाम से एक एजेंसी है, यूट्यूब पे उसका चैनल है। उस पे बिल गेट्स की एक वीडियो है, और जब वो बोल रहा है तो उसके पीछे ऐसे एक स्क्रीन चले, जैसे बैनर है ना, इतनी बड़ी स्क्रीन है, और उस पे ये जो बीमारी है ना, कांटे वाली बॉल, देखिए उधर में कांटे वाली बॉल, तो हाँ, उसका फोटो चल रहा। और वो ये कह रहा कि बहुत नजदीक समय में एक बड़ी महामारी आएगी। अब है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व युद्ध नहीं होंगे, अब तो बीमारी ही करेगी काम। और पीछे कौन सा फोटो चल रहा, समझ गए होंगे आप? मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि इस पे जब यूट्यूब पे डाल लेंगे तो गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। आप समझ तो गए सारे। हाँ, फिर उसके साथ आप थोड़ा सा पीछे जाओ, 2011 की फिर एक वीडियो पड़ी है, और उस वीडियो में वो क्या कह रहा है, ये सबसे खतरनाक है। वो ये कह रहा है बुजुर्गों कि भाई दुनिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, और ऐसे तो धरती खत्म हो जाएगी। अगर धरती पे खात्मा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, और जब बहुत ज्यादा लोग धरती पे हो गए तो सांस ले रहे हैं, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद ये स्कूटर चलाते हैं, तेल फूकते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। गांव में चूल्हे में
जो ईंधन जलता है उससे भी धुआं निकल रहा है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है। गाड़ियां चल रही है वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरीके से 26 मिलियन टन यानी 2.5 करोड़ टन के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, और ये धरती के लिए खतरा है। इसको कम करना पड़ेगा, और ये केवल तभी कम हो सकती है जब लोगों को कम कर दो। अब एक बात बताओ, ना तो राष्ट्रपति के हाथ में है हमारी जिंदगी लेना, ना मेरे जन्मदाता मेरे माता पिता के हाथ में मेरा जीवन लेना, और ना संविधान कह रहे हैं, ना बाबा साहब कह रहे हैं कि आपके जीवन को कोई ले सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो संविधान में बंधा हुआ है, और संविधान में बांधा किसने? उस महापुरुष ने जिसने उसको गढ़ा था बैठ के। अब उन सारी चीजों के बावजूद एक आदमी कह रहा है कि पूरी दुनिया के लोगों को कम करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। तो उसको किसने अधिकार दिया कि हमारे बच्चों की जान ले ले? अच्छा ठीक है, क्या उसकी बात बोले नहीं? बात समझ आई है कि नहीं आई? आगी तो आगी तो हाँ है ना, बताओ है कि नहीं? एक आदमी ये कह रहा है पूरी दुनिया में टिक्के लगा दो और लोगों को मार दो, तो ये बात उसकी सही है कि गलत है? तो मेरे बच्चे के गर्दन पे कोई छुरी रखे, क्या मैं देखता रहूं? आपके बच्चे की गर्दन पे कोई छुरी रख दे तो आप देखते रहोगे या क्या कर लोगे? या तो मर लोगे, या इतना ही तो करते हैं। और लेकिन हम देखते रहे पिछले 2 साल 3 साल, लोगों का नाक बंद कर दिया, लोगों का मुंह बंद कर दिया, लोगों की जिंदगी बंद कर दी, घर से निकलना बंद कर दिया, और हमने देखा कि नहीं देखा घर में बढ़ के? तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हमारा अधिकार छीन लिया। लेकिन जब हमारे जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने चंडीगढ़ में कांड किया सेक्टर 39 में 2 जनवरी 2022 को, तो उस दिन के बाद सबसे पहले हमने स्कूल खुलवाए हरियाणा के हिसार में। उसके बाद फिर हिसार में जब यह आंदोलन उठा तो हिसार में डॉक्टर आए और सारा दिन मक्खी मार के चले गए, कोई भी आदमी एक सुई नहीं लगवाने आया, एक भी। तो इनका सिस्टम धीरे धीरे फेल हो गया। फिर हमने मास्क का जो चालान इन्होंने काटा था उनकी पर्चियां लेना शुरू कर दिया कि लिखित वाला चालान दो, क्योंकि हमारे समाज ने देखा ही नहीं वो है क्या, जबकि वो था कोरोना रिलीफ फंड की पर्चियां थी वो। जैसे हम अपनी यूनियन है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनियन जो है, ऐसा करके हम अपनी पर्चियां बनवा लें सहयोग राशि के लिए, दान के लिए, ऐसे उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड के नाम से बनवा लिया। और हमने देखा कि चालान कट रहे, चालान नहीं थे, और हमने जब चालान मांगने शुरू किए चालान मिले ही नहीं। और हमने फिर कैसे क्या होता था, जैसे हम जा रहे हैं और सड़क पे और पुलिस वाले खड़े चालान काट रहे हैं, नाम तो चालान का और दे रहे कौन सी पर्चियां? फंड की। हमने क्या किया, ये नहीं बोला कि भाई चालान दो हम कोर्ट में भरेंगे, ये तो बोला, साथ में वहां पे खड़े होकर रुक्के मारने शुरू कर दिए कि तुम फ्रॉड हो, तुम गलत काट रहे हो, तुम्हारी पर्चियां गलत है, ये चालान नहीं है। तो लोगों को सुनना शुरू हो गया, क्योंकि एक ही जगह अगर पुलिस वाले खड़े हैं तो 5-7 गाड़ियों को तो रुकवा के रखते ही है। अगर एक आदमी चिल्लाएगा तो 10 जने और तैयार है, तो वो कहते थे चल निकल, ज्यादा शाना बन रहा, तो वो फिर ऐसे जल्दी में रहते थे। और ये आंदोलन इतना उठा कि पिछले 2 साल में अभी भी चल रहा है ये बीमारी, पता आपको? अभी मैं कॉल कर रहा हूं तो इसकी ट्रेनिंग तो आ रही है कि अपने आसपास स्वच्छता रखें और बच के रहे, और सोशल मीडिया, मतलब कभी शुरू कर देंगे कभी खत्म कर देंगे। और ये अभी भी इमरजेंसी की स्थिति लागू है, ये तो लोग थोड़े से भी जागरूक है। और आपकी जेब में नोट है 100% डिजिटल नहीं हुआ इसलिए हो रहा है। जैसे यदि सरकार आएगी, कोई भी आए, ये मत सोचने कि मोदी आएगा कि कोई दूसरा आएगा कि मोदी आएगा, पता नहीं, कोई भी आए वो यही करेगा। जो साहब ने बनाया ना हरियाणा पंजाब में, जिस समय हरियाणा में 500 का चालान कटता था इस बीमारी के नाम पे, ये रामपुर 2000 का काटता था दिल्ली में, और हमने ये बना दिया इधर। इसी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस वो भी यही करते थे।
मतलब पूरे भारत में एक भी राजनीति की पार्टी ये नहीं बोला कि ये क्या खेल चल रहा है भाई दुनिया में। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, इन लोगों के लिए, जो ऊपर पैसे वाले लोग, जो 150 लोग मीटिंग करते हैं और पूरी सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, वो चोर हैं। और आप सब और हम सब उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कितने मरेंगे कितने नहीं मरेंगे। और हम क्या करते हैं? देखो करते क्या है, और करते नहीं, करवाते हैं लोग और हम करते जाते हैं। एक बोलेगा इस गांधी ने नाश कर दिया, बोलेंगे नहीं, क्या कर दिया? ऐसा था तो भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई। अच्छा, फिर भगत सिंह को बोलेंगे अरे नोटा पे तो भगत सिंह का फोटो होना चाहिए था, गांधी जी ला दिया। फिर बोलेंगे अरे अंबेडकर साहब, मतलब विरोध की बात कर रहा हूं, अंबेडकर साहब इतने बड़े वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? जबकि पता किसी को नहीं सच्चाई क्या थी। और इन बातों में बातें चलाती है राजनीति की पार्टियां, और लड़ता कौन है? हम लड़ते हैं। जिस एरिया में हिंदू मुस्लिम होने वाला हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, जिस जहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं होने हरियाणा में जाट नॉन जाट लड़ा दिए, पंजाब में बिना किसी बात का खालिस्तान नाम का सिस्टम शुरू करके और यहां भी लड़ा दिए। जब हम गुजरात में जाएंगे तो पटेल नॉन पटेल लड़ा दिए, राजस्थान में जाएंगे तो गुज्जर नॉन गुज्जर लड़ा दिए। जब उधर पश्चिम में जाएंगे बंगाल में तो वहां पे माओवादी कह के खड़े कर दिए। जब छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो नक्सली कह के लड़ा दिए। जबकि वो नक्सली नहीं, वो जंगली आदिवासी लोग हैं। जब सरकार उनके पेड़ों को काटती है तो वो सीधा तीर मारते हैं। अब पूरा देश अभी जल रहा है और हम लड़ रहे हैं। लड़ा कौन रहा है? कोई और बैठा हुआ, जबकि सच्चाई हमें नहीं पता। संविधान की जड़ें ये लोग कैसे उखाड़ रहे हैं? मैं वो प्रिंट नहीं ले पाया, या तो मैं भेज दूंगा या आप सर्च कर लेना। अभी ये जो महामारी की बात है, इसके बाद एक नया एग्रीमेंट लेके आ रहे हैं। ये एग्रीमेंट क्या है? एक समझौता लेके आ रहे हैं। इधर ध्यान दो एक बार, बड़ी जरूरी बात है ये। अंतर्राष्ट्रीय आपदा समझौता, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है, WHO का है ये, जिसने पूरी दुनिया में इस बकवास की शुरुआत करी थी और दुनिया भर का ये जहर डलवा दिया नसों में। जिन जिन को ये लगी है ना, तबाही आ रही है। किसी के घुटने खराब तो किसी को ब्लड क्लॉट, किसी को गांठे तो किसी को पैरालिसिस, किसी को अधरंग तो किसी को नपुंसकता। हालत खराब है समाज की। बोलने तो बोलने किसको? बताओ है होने रहा ऐसा? गांव के गांव में, मेरे गांव की जनसंख्या है लगभग 24,000। पिछले एक साल में हार्ट फेल होने वाले नौजवानों की संख्या 15 से 20 है। 13वीं होती है हमारे यहां पे, आपके यहां पे 13वीं होती है शायद, होती है ना। 13वीं तक दिल्ली पकड़ता, अगला नंबर आ जाता है किसी नौजवान का। और बुजुर्ग वो तो कितने निपटे इसका अंदाजा ही नहीं। इस हद तक हम चले गए। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये लेके आ रहा है WHO, और हमारे मोगली जी लेके आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री अभी अपने आप को कह रहे हैं। ये बहुत जल्दी आएगा। क्या है इसमें, समझना इसको। एक दो है ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा समझौता, और दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिल। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में क्या है? अगर दुनिया के बड़े लोगों को, WHO को लगे कि पूरी दुनिया में कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, तो उसी दिन से पूरी दुनिया के सभी देशों के संविधान जीरो माने जाएंगे। यानी जिस दिन से बीमारी फाइनल हुई कि भारत में बीमारी आ गई, उस दिन के बाद भारत का संविधान विल बी नल एंड वॉइड, जीरो। क्या चलेगा? फिर वो चलेगा अंतर्राष्ट्रीय पैंडेमिक ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अंतर्राष्ट्रीय आपदा समझौता चलेगा। और उस समझौते में क्या होगा? आपके सारे अधिकार, आपके सारे कर्तव्य सारे एक तरफ। फिर चलेगा लॉ एंड ऑर्डर, बंदूक के दम पे।
टिक्के लगाए जाएंगे, बंदूक के दम पे लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि उस समय आपकी जेब से पैसा निकाल दिया गया होगा। सबके सब लोग बैंकिंग पे और आधार कार्ड के उस पे रेंज पे, जो उसमें जैसे आजकल सिबिल चल रहे हैं ना, सिबिल का सबको पता होगा, बैंक में सिबिल स्कोर चलता है, जिसका सिबिल स्कोर डाउन आया उसको कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही अगला पड़ाव आने वाला है, नोट बंद करेंगे, क्योंकि सीबीडीसी ई रुपया आ चुका। किस किस को पता ई रुपया का, बताना एक बार। अभी ई रुपया यानी ऑनलाइन रुपया आ चुका। अगले 2025 तक, 2025 आने वाला साल भर के अंदर नोट पूरी तरह खत्म हो चुके होंगे। अभी आप देखो, एटीएम में जाओ, मिलते हैं नोट ना के बराबर। बैंक में जाओ, किसान बोलेगा देगा नहीं 2 लाख रुपए, ओहो 2 लाख भाई साहब परसों मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, 4 घंटे बाद मिलेंगे, कल मिलेंगे, वो मिलेंगे, ये मिलेंगे। ऐसे करके बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है। क्यों? क्योंकि नोटों को ये खत्म कर रहे हैं। करते कैसे हैं? 2016 में नोट बंद कर दिए, ये कह के कि करप्शन बहुत ज्यादा है, और बोला कि 15 लाख करोड़ की करेंसी बड़े नोटों की है। ठीक है जी, पता चला लगभग 95% से ज्यादा करेंसी लोगों ने वापस कर दी। तो इसका मतलब नकली तो नहीं थी, लोगों ने कर दी सारी की सारी, जारी नहीं था। और उस समय 15.5-16 लाख करोड़ की करेंसी थी। अब हमने आरटीआई लगाई है, पता चला केवल 8 साल में आज करेंसी 34 लाख करोड़ की है। यानी 70 साल में करेंसी छपी कितनी? 16 लाख करोड़, और 8 साल में कितनी छपी? 18 लाख करोड़। और ये करेंसी कितनी छपी? इन्होंने बोला कि बड़े नोट बंद करेंगे, करप्शन कम होगा। हमने भी मानना था कि ठीक बात है, 500 के 1000 के नोट कम हो जाएंगे, लेकिन 1000 का बंद करके और 2000 का ला दिया। तो जो 1000 का नोट करप्शन कर रहा है, 2000 का क्या करेगा? ईमानदारी या करप्शन बढ़ेगा? बड़ा। और कितना बड़ा? पूंजीपति लोगों को दुनिया भर का पैसा दिया लोन पे। उन लोगों ने क्या किया? मान के चलो, अपने यहां पे अहमदगढ़ एरिया में जमीन का रेट 2 लाख था। एक व्यापारी आया जिसने 50-60 हजार करोड़ का लोन ले रखा था नकली नोटों में, क्योंकि वो तो छप रहे थे 18 लाख करोड़ से 8 साल में, और ये कांड भी पकड़ा गया था। जब ये चला सिस्टम शुरू हुआ, तो मेरी जमीन की कीमत मान के चलो, आपकी जमीन की कीमत अहमदगढ़ में 2 लाख रुपए एकड़ है। तो इन्होंने क्या किया? हाँ जी भाई कितने की देगा? अब दो का रेट है। बोला छोड़ तू 4 ले, क्योंकि फ्री का मिल रहा था बैंक से। फिर वो 4 वाले के पास कोई और आ गया, बोला तू बोल कितने ले? बोले 10 ले। और ऐसे करके जितने बड़े बड़े शहर हैं, उनके चारों तरफ जमीन के रेट कई गुना बढ़ गए। और देखो कितना कमाल है, एक जमींदार एक आम आदमी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। जब एक किसान के पास जमीन है, तो वो 5-10 लाख रुपए की है, 20-30 लाख रुपए की है कि नहीं? और जब उस जमीन को लेने वाले किसी व्यापारी ने उसमें बीच में से थोड़े रास्ते निकाल के प्लाट बेचना शुरू कर दिया, अब वही एकड़ कई करोड़ का है, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का। पहले वो एकड़ बिकता है 30 लाख का, फिर एक गज बिकता है 20,000 का। अजीब नहीं सिस्टम है क्या? ये जो भाव है, ये किसान को क्यों नहीं मिला भाई? लेकिन ये बड़ा खेल था, और ये खेल था उन नोटों के कारण से। और फिर क्या कर दिया? पहले तो 50-60 हजार करोड़ का लोन हो गया, और फिर बैंकों ने उसका माफ कर दिया। पता आप लोगों को इस बात का? बड़े बड़े व्यापारियों का, अंबानी अडानी के कई लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए सरकार ने। और आपके पास अगर 1 लाख रुपए का कर्जा हो, घर कब्जा कर लेते हैं, करते ही नहीं। तो ये कौन सा जाल है? ये जाल वही है कि आपके अधिकारों को खा रहा है सिस्टम, और अपने अधिकारों को नहीं, अपने संविधान को बचाने की जो लड़ाई है बाबा साहब की, उसी लड़ाई को अब हमें जिंदा करना पड़ेगा दोबारा। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, जिसके लिए हम यहां पे आए थे,
हमने आज तक ये सुना कि बाबा साहेब ने अपना संविधान लिखा और संविधान निर्माता के तौर पे उन्होंने बहुत खोज करी, बहुत रिसर्च करी, वो सब बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। लेकिन इस पुस्तक के बारे में 99% अंबेडकर जी को मानने वाले लोग नहीं जानते। इस पुस्तक में क्या है इसके बारे में बताता हूं, उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लूं। जो ये चर्चा है ये अपने पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को एक साथ जोड़ने की है, पूरे सिस्टम में रोजगार को दोबारा लाने की है, संविधान बचाने की है, अधिकार बचाने की है, और कुल मिला के बात करूं भारत को भारत बनाने की है। इतने सीरियस संघर्ष में हम चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि पगड़ी वाले तो आगे आगे लड़ने के लिए होते हैं, आ जाओ आगे। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि बाबा साहेब की जितनी बड़ी रिसर्च संविधान में थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी रिसर्च किसी दूसरे सब्जेक्ट में थी, लेकिन कोई बताएगा नहीं। एक बात, किसी भी आदमी ने सुभाष चंद्र बोस जी की रिसर्च नहीं बताई, किसी भी पार्टी ने, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो उनकी जड़ें उखड़ेंगी, तो उनकी सच्चाई कोई नहीं बताएगा। मतलब समाज के लिए, देश के लिए मर मिटने वाले लोगों ने कितना संघर्ष किया है, उनकी सच्चाई कोई नहीं बताएगा। कारण यह है भगत सिंह आज भी, आज उन कागजों में, सरकार के कागजों में भगत सिंह आज भी आतंकवादी है, क्रांतिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में आज भी वही चोर बैठे हैं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उठा रखी हो, उखाड़ कर मतलब धज्जियां उड़ा रखी है। अब वो चर्चा कि भाई ऐसा क्या था जो अंबेडकर जी का काम नहीं बताया गया, और ये और सारा बताया। और एक और चीज, जानबूझ के फूंकते हैं। देखो आपने देखा होगा 36 बिरादरी में नेता निकलते हैं सारी बिरादरियों में नेता। वो शेड्यूल्ड कास्ट और जनरल कास्ट और SC BC ST NT सब में निकलते हैं, और जब वो ऊपर बैठते हैं ऑफिस में जाके एक जगह खाना खाते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, बोल तो दो, सच्ची बात है ना। लेकिन जब शेड्यूल्ड कास्ट वाला आएगा तो हमारे गांव के बीच में आके लोगों को लड़ाएगा, जनरल कास्ट वाला आएगा तो लड़ाएगा, SC वाला आएगा तो BC वाला आएगा तो ST वाला आएगा तो NT, सब लड़ाएंगे, और ऊपर जाके रामखोरी करेंगे, इकट्ठा बैठ के खाएंगे। ये चल रहा है इनका, और इसलिए इनके मजे हो रहे हैं। इसलिए ये आपस में बात करके समाज तक सच्चाई आने नहीं देते। ये है बड़ा कांड, और इसलिए हम टूटे पड़े हैं। संविधान के किसी हिस्से में अगर बाबा साहब ने कहा होगा कि इन लोगों को आरक्षण दे दो, तो ये सोच के दिया होगा कि इनको जरूरत है, दूसरों को नहीं मिला। लेकिन ये जो लोग हैं, नेता जो आज बन रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? जो जनरल वाले होंगे वो तो बोलेंगे हमारा खा लिया भाई, किसने खा लिया? जिनको आरक्षण मिल गया। और जो आरक्षण वाले हैं वो क्या सोचेंगे? बोले ये हमारे दुश्मन है। अब जबकि दुश्मन कौन है ये चर्चा भी सुन लो, थोड़ी देर की चर्चा करेंगे हम। क्योंकि दुश्मन वो है जो सच्चाई को कभी जनता को नहीं बताते। असली दुश्मन वो होते हैं, और बड़े हम रहते हैं आपस में एक दूसरे के समाज में दुश्मन। तो क्या थी सच्चाई? देखो, पहले आप लोगों ने, बुजुर्गों ने सुना होगा कि भाई जो रुपया छपता है जो सरकार रुपया छापती है, नोट, वो जब छपते हैं जब उसके बराबर में सोना रखा गया हो। सुना ऐसा किसी ने? एक बार थोड़ा तेज बोलो, सुना है ना? अच्छा, ये भी सुना है कि कितना सोना रखा गया हो।
भी ये तो पता है कि सोना रखा गया हो, लेकिन कितना रखा गया हो ये अंदाजा है नहीं पता। अच्छा अब देखो, मैंने संविधान के बारे में तो ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन बाबा साहब के ये जो रिसर्च है इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि जितना काम संविधान बनाने के लिए और संविधान की पूरी संरचना करने में किया लगा होगा मेहनत, उससे कहीं ज्यादा मेहनत इस काम में लगी है कि रुपया या नोट छापने में सोना कैसे लगे, कितना लगे। और ये बात आपको पता है क्या? नहीं बताएगा कोई भी। असली खोज बाबा साहब अम्बेडकर की असली खोज रुपये में थी। क्यों थी? क्या हुआ कि इन्होंने पढ़ना शुरू किया और ये कई सब्जेक्ट के माहिर थे, राजनीति के, संविधान के और इसके अर्थशास्त्र के, कई उसमें पारंगत थी। अब जब देखा कि एक कमीशन आया 1934 में, भारत में एक अंग्रेज आया, वो एक कमीशन लेके आया, उस कमीशन का नाम है द रॉयल कमीशन, गूगल पे मिलेगा आपको। उसको बोला जाता है हिल्टन यंग कमीशन, और द रॉयल कमीशन के नाम से भी है वो। इस बारे में नहीं पता ना? जरूरी है जानना बहुत ज्यादा। तो वो हिल्टन यंग कमीशन आया, उसमें एक अंग्रेज आया जो रिसर्चर था। उससे पहले भारत में जो लेन देन होता था, या तो कुल्फी के बदले दाने देते थे या अनाज के बदले अनाज, यानी ऐसा करते थे फेरी वाले, एक सब्जी महंगी है तो दानों की आधी, ऐसे करते थे ना। गेहूं अगर 1 किलो है तो सब्जी आधा किलो, तो इसका मतलब आधा भाव हो गया। और अगर कोई सब्जी सस्ती है तो दाने की 2 बार, भी 1 किलो में 2 किलो। कितना अच्छा पैमाना था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। और जो व्यापार होते थे अंतरराष्ट्रीय स्तर के, वहां चलती थी मुद्रा, मोहर, चांदी का रुपया, चलती थी नहीं, ये सब चलता था। और ये चलता कैसे था भाई? सोने के हिसाब से छपना था। अब वो सोना कितना था, इस सारे सिस्टम को समझा जब अंग्रेजों ने, उनको लगा भाई ये व्यवस्था तो नहीं टूट सकती, क्योंकि एक आदमी एक किसान के पास अनाज है और वो किसी किसान से सब्जी ले रहा है, तो उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं, अनाज देगा सब्जी ले लेगा, बात खत्म, और दोनों पैदा हो रहे खेत में। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, और ये काम तो हमने किया सबने, चीज के बदले चीज लेना। तो वो कमीशन आया इसी काम को तोड़ने के लिए, हिल्टन यंग कमीशन, द रॉयल कमीशन। उसके में डॉक्टर जो रिसर्चर था उसका नाम था डॉक्टर केनन। उसने आके बोला कि भाई ये रुपये के साथ नोट छापना बड़ा पेचीदा है, अब रुपये के साथ में नोट नहीं छापने, तो क्या करो फिर? बोले इसको हटाएंगे। और उसी सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहला विरोध किया था। इधर देखो, इधर देखो, क्या कोई परेशानी होगी क्या? हाँ हाँ, इसलिए तो जो आदमी ने पैदा करा है ना ये सिस्टम, ये सारे सत्यानाश कर रहा है, सारी प्रकृति का, सारे जीवों का। खेत में जाओ तो जहर बो दिया, हवा में जाओ तो धुआं बो दिया है, पक्षी कहीं जाए तो ये बिजली ने खो दिए, सारा सिस्टम कबाड़ा कर दिया। तो हिल्टन यंग कमीशन के डॉक्टर केनन ने जब ये बात कही कि भाई इस रुपये के साथ में जो सोने का स्टैंडर्ड है इसको खत्म करो, तो इसका विरोध सबसे पहले किया था डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। नहीं पता हमें, किसी ने भी बताया नहीं। और यहीं से बीमारी निकली पूरे देश के सत्यानाश की, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वो बात उन्होंने मानी नहीं अंग्रेजों ने। और वहां से 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया। और वो कैसे आया देखो, भारत में जब बैंक आया रिजर्व बैंक, ये जो नोट है रिजर्व बैंक के है ना, सारे जितने भी हमारे पास जेब में नोट है वो सारे आरबीआई के हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये आया कब आया?
1934 में ड्राफ्टिंग हुई आरबीआई एक्ट 1934 की और 1935 में लागू हो गया। किसने शुरू किया? अंग्रेजों ने, क्योंकि 1934 में यहां पे कौन थे? अंग्रेज। एक तो ये नोट है 2 का और 2000 तक के, ये सारे के सारे शुरुआत करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एक बात। और कब करी है? गुलामी के टाइम। लाया कौन? अंग्रेज। इसका मतलब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना तो था नहीं, ये तो अंग्रेजों का था। अब दूसरा, ये नोट है मेरे पास 5 पाउंड का, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, और इस पे क्या लिख रखा है? जैसे इस पे गारंटी दे रखी है, मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लिखा है ना, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 2 रुपीज। गवर्नर ने साइन कर रखे हैं, तो गवर्नर ने गारंटी दी है कि भाई मैं दूंगा 2 रुपए। इसको समझेगा अभी। ये किसने दी है? पाउंड की। इसमें लिस्ट पे लिख रखा है, लंदन से है ये, फॉर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। यानी दुनिया में सबसे पहले आने वाला जो बैंक था पूरी दुनिया में, वो था बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो पूरी दुनिया के बैंकों की मां बोला जाता, मदर बैंक। और वो है कंपनी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड एक कंपनी है। और वही कंपनी अंग्रेजों के राज में भारत में कंपनी लेके आती है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी एक कंपनी है। तो एक कंपनी जो रॉयल कमीशन के आने के बाद, हिल्टन यंग कमीशन के आने के बाद शुरू हुई, और जिसके शुरू होने से हमारे देश में रुपया सोने के बराबर में छपना कर दिया बंद, और अपनी मर्जी से छापना कर दिया शुरू। और इस चीज का विरोध किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। अच्छा एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री है कोई और वो बदमाश आ जाए, आपको पता ही है, आजकल भी ऐसे ही है, चोर लुटेरे बदमाश या उनके चमचे आ जाए अंग्रेजों के, तो जिसके हाथ में ताकत है और सोने के बराबर में रुपया छापना बंद कर दिया हो, तो अपनी मर्जी से लगाएगा, मशीनर दे छाप देगा कि नहीं छाप देगा। फिर हमने पता किया कि ये छपे कैसे। जब नोट सोने के बराबर में छपने थे, तो हमने सवाल कर लिया रिजर्व बैंक और सरकार को कि अच्छा बताओ भाई, देश में सोना कितना है सरकार के पास? उन्होंने बताया 800 टन। आज की कीमत जोड़ना इसकी, आज के सोने की कीमत और 800 टन की कीमत, ठीक है जी। तो टोटल सोना मिला 800 टन, अभी भी है 796 कुछ टन है, ठीक है। फिर हमने पूछ लिया देश में नोट कितने हैं करेंसी के? पता चला 34 लाख करोड़, जो आपको मैंने बताया था। अगर इस सोने की वैल्यू मानो तो ये सोने की कीमत बढ़ेगी लगभग 5.5 लाख करोड़। तो सोने के बराबर में जो नोट छपे, कितने छपे? 5.5 लाख करोड़। और 5.5 लाख करोड़ के बराबर का ही सोना रखा है रिजर्व बैंक में। और जो बाकी 34 लाख में से 5.5 खत्म कर दो, कितने बचे? 28.5। 28.5 लाख करोड़ का जो नोट है वो बिना सोने के स्टैंडर्ड के छपा हुआ है और वही फर्जी है। और इस बात को आधार मान के देखो क्या है, जो बात हमें नहीं बताई अम्बेडकर साहब की और जो सबको बतानी चाहिए थी, इन्होंने इसके बाद 15-20 साल की रिसर्च करी थी, समय 15 साल तक, और फिर किताब छापी थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और उसका समाधान ये किताब है, रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। लेकिन ये किताब कभी नहीं ज्यादा निकल के आई, समाज को बताया नहीं कि अम्बेडकर साहब की ऐसी कोई रिसर्च भी थी। उन्नीस 1950 के संविधान सभा में जब
देश की आजादी की बात होके और संविधान लागू होने की बात हो रही थी, उसी सभा में यह भाषण का एक अंश है, अंबेडकर साहब के भाषण का एक अंश है। इसको समझना आप गहराई से, अगर ये समझ गए ना, इसका मतलब है कि हम समाज बचाने के लिए चल पड़े, समाज बचा ले जाएंगे। लेकिन ये बात हर दिमाग में होनी चाहिए, और दिमाग में नहीं, अगर मेरे पास आई तो 50 गुना 100 गुना हो जानी चाहिए, क्योंकि सच की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। बच्चे सबके निपटने वाले हैं, चाहे कोई जनरल का हो, चाहे कोई किसी कास्ट का हो, सबका निपटारा करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्लान ऐसा कर रखा है, इंटरनेशनल पैंडेमिक ट्रीटी लाके, जिसकी बात में थोड़ी मैंने करी अभी। देखो, ये चेतावनी दे रखी है अंबेडकर साहब ने, कब दे रखी है? 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषण का अंश ये है। ये क्या कह रहे हो? मैं पढ़ के जानबूझ के सुना रहा हूं कि ये क्लियरिटी, ये पूरी तरह सफाई दिमाग में होनी चाहिए हमारे। क्या कह रहे हैं? 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यानी एक व्यक्ति जो किसी देश का संविधान घड़ता हो, वो व्यक्ति पहली लाइन ऐसा क्यों कह रहा है, समझने की बात है ये। अंतर्विरोध यानी समाज आपस में लड़ेगा अब, और ऐसे समय में हम घुसेंगे। क्यों घुसेंगे? भाई साहब बड़ी कमाल की लाइन है ये, ठीक है जी। अगली लाइन, राजनीति में हम समानता को प्राप्त करेंगे। मतलब जब कोई भी नेता चुना जाएगा तो मेरा वोट की ताकत और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के वोट की ताकत के बराबर है। अगर मैं वोट डालूंगा तो एक पड़ेगी कि नहीं, और राष्ट्रपति डालेगा तो भी। तो वो कह रहे हैं राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे, और हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्यों होगी? हमें क्या कहा जाएगा पता है? जैसे अभी किसानों को कहा जा रहा है कि आड़तियों ने खा लिए तुम, यही बोला जा रहा कि आड़ती तुमने चाट गए, इतना लूट के जा रहा, ब्याज ले लेगा। मेरी एरिया समझ आ रही है क्या? ब्याज इतना ले लिया तुमसे आड़तियों ने कि तुम्हारी तो जमीन में बिकवा दी, ये कह रहे हैं। फिर जनरल वाले बोलेंगे जिनको आरक्षण मिल गया कि भाई इन्होंने खा लिया, और आरक्षण वाले बोलेंगे कि तुमने खा लिया। जबकि ये लाइन कह रही है, हिल्टन यंग कमीशन, द रॉयल कमीशन जो आया, जिसने सोने के बराबर का रुपया खराब कर दिया और वो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, उसके बाद में कह रहे हैं हमारे सामाजिक यानी हम आपस में बिखरेंगे और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। कुछ लोग पैसे का अंबार छापेंगे और कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी भी हो रहा है ना। ऐसा भी किसने किया? समाज ने नहीं किया। समाज ने कभी किसी को नहीं लूटा। अच्छा, मैं एक बार चर्चा कर रहा था। देखो, मेरे गांव में एक नाई है, और मैं देख रहा था कि एक नाई के पास लगभग 100 से 150 परिवार तो आते ही है बाल कटवाने, महीने में आते हैं। और जब 6 महीने में फसल आती थी तो एक घर से 1 मन अनाज तो आराम से मिलता था उनको। आप देख लो, आपने भी दिया होगा 20 किलो, 25 किलो, किसी ने 40 किलो दिया, किसी ने 40 किलो से कम दिया तो किसी ने ज्यादा दे दिया। तो एवरेज मिलकर कितनी होगी? 1 मन एक घर से। अच्छा, 100 परिवार है तो कितने मन हो गए? 100 मन। तो कौन किसान ऐसा है जो अपने घर में सारा अनाज बेच के और अपने परिवार के लिए, पशुओं के लिए 100 मन अनाज रखता हो? तो जिसके घर में 100 मन अनाज है वो गरीब कैसे भाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर दूसरे नंबर में कुम्हार की बात ले लो, जिसने पूरा साल मटके दिए, कुल्हड़ी दी, हांडी दी, बिलोड़ी दी, कटोरी दी, उसको भी साल में एक बार या 6 माही में एक बार 1 मन अनाज मिलेगा।
तो उसको भी कम से कम 100 मन अनाज इकट्ठे हो गए कुमार के पास, ऐसे लुहार के पास है, छत्ती बिरादरी के पास। जिसने जो काम किया उसी को उसके बराबर की कीमत समाज ने दी। तो समाज ने कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं तोड़ा। किसने तोड़ा? जब रुपया छापने का अधिकार राजनीति के कुछ गुंडों के पास आ गया, वो अपनी मर्जी से नोट छापते चले गए और बाकी समाज भूखा मरता चला गया। और आज हालत ये है, मोगली जी कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि मैं देश में 84 करोड़ लोगों को फ्री अनाज बांट रहा हूं। बताओ। अच्छा, कुछ लोग जो कहते हैं मैं तो जनरल कास्ट के हिसाब से मैं मानता नहीं, कास्ट वास्ट को मैं मानता हूं कि मैं जनरल कास्ट में हूं, लेकिन मैं अंबेडकर साहब को आपसे ज्यादा मानता हूं, क्योंकि महापुरुष कभी किसी एक के नहीं हुआ करते, महापुरुष समाज के हुआ करते हैं बुजुर्गों। और उस महापुरुष ने जिसने मेरी इतनी बड़ी समानता की बात कही हो, वो मेरा विरोधी कैसे हो जाएगा? तो महापुरुष समाज के होते हैं। तो इसलिए आज हमें समझना पड़ेगा कि समाज ने कभी किसी को नहीं लूटा, लूटा तो किसने? राजनीति ने। अब इसको देखना पड़ेगा गहराई से कि राजनीति में जहां जहां गड़बड़ हुई वो कहां हुई है, समझो तो। कभी हम आपस में कहीं धूल में लठ मार रहे हो, निकले कुछ ही ना धूल में से, सांप तो निकल लिया, लाठी मार रहे फालतू में। अब उसी सांप को पकड़ना पड़ेगा जो सांप असलियत में समाज को खाया जा रहा है। तो वो सांप है नोटों के बराबर में सोने की स्थिति को खत्म करना, जिसका विरोध अंबेडकर साहब ने उसी समय कर दिया था कि सोने के बराबर में समस्या पैदा हो जाएगी अगर गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। तो ये बनी रहनी चाहिए, रुपया सोने के बराबर में बना रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने खत्म कर दिया। चलो जी, आगे वो कह रहे हैं राजनीति में हम एक आदमी एक वोट, एक वोट एक कीमत। ये तो समझ गए, मेरी कीमत और राष्ट्रपति की कीमत बराबर है वोट के हिसाब से, के सिद्धांत को पाने जा रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के अंतर्गत एक आदमी एक कीमत के सिद्धांत को तोड़ने जा रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी दूरदृष्टि उस आदमी की जिसने 80-85 साल पहले यह कह दिया कि भाई आप वोट में तो बराबर हो जाओगे, लेकिन आर्थिक तौर पे सत्यानाश होगा, लोग भूखे मरेंगे। और उस भूख को शर्मिंदगी आनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को, और वो इज्जत से कह रहा कि मैं 84 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूं। कमाल है, मतलब इतनी बेइज्जती की बात, और वो सम्मान की बात कह रहा है। किसी राजा के लिए तो डूब के मरने का कहिए, जिसकी प्रजा इतनी परेशान हो। आगे कह रहे प्रतिरोधों के इस जीवन को हम कब तक ढोएंगे? इसको ढोना बंद कर दो भाई, समझ लो इसको। हम अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारेंगे? वोट में तो हमने मान ली कि बराबर हो गए, लेकिन आर्थिक तौर पे तो तबाही आ गई, क्योंकि किसी व्यक्ति की दूरदृष्टि अगर 100 साल आगे की है तो वो कोई आम आदमी तो है नहीं, कोई बड़ा दूरदृष्टा तो है। और ऐसे ऐसे महापुरुष, फिर से मैं कहता हूं, किसी बिरादरी के नहीं हुआ करते, वो समाज के होते हैं। क्योंकि जब संविधान लिखा गया तो किसी एक बिरादरी के या दो बिरादरी के लिए लिखा गया था क्या, या पूरे समाज के लिए? तो पूरे समाज में तो सब आ गए। तो इसमें विरोधों की बात अगर पैदा हुई है तो राजनीति ने करी, बाबा साहब ने नहीं करी। क्यों जी? अगली लाइन, ये बड़ी लाइन है जो उस समय कही थी और आज हुआ हो चुकी। अगर यह असमानता की स्थिति लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। बताओ, आप राजनीति में इलेक्शन लड़के देख लो, 2 वोट नहीं आएंगी? आएंगी क्या? किसकी आएंगी? जो पैसा फेंकेगा, जो नशा देगा, जो शराब पिलाएगा, जो बकवास करेगा, जो समाज का सत्यानाश करेगा, वोट उसी की आएगी। तो राजनीतिक स्वतंत्रता कहां है? होनी क्या चाहिए थी? कोई भी खड़ा हो जाए, अच्छाई को वोट जाना चाहिए, लेकिन कहां है अच्छाई को वोट? अच्छाई वाले हो ये भाई साहब बैठे, ये गंदे फिर रहे, अमरूदे फिर रहे पूरे देश में, कहां है अच्छाई की बात?
जो अच्छाई की बात करेगा तो या तो मरवा दिया जाएगा या फिर उसकी कोई सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि राज चोरों के हाथ में है। और कह रहे हैं ये स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इस अंतर्विरोध को खत्म कर दो। कौन से को? जो सामाजिक और आर्थिक है। वोट वाला तो बराबर है, सब बराबर होने चाहिए, तो सामाजिक और आर्थिक को खत्म कर दो। वरना वे लोग जो इस असमानता के मजे लेंगे, कौन ले रहे मजे? जो फॉर्च्यूनरों में घूम रहे हैं राजनीति में आके, जिनको बड़े बड़े ठेके मिल गए चोरी से, जो बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, जो अय्याशियां कर रहे हैं, जो इस असमानता के को भोग रहे हैं, राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे का जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से बनाया है। अपना नाम नहीं लिखा मेरे सामने कि मैंने बनाया, यह लिखा कि यह राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा जिसे संविधान सभा ने बनाया है, उसको उखाड़ देंगे। और इन्हें चोरों ने उखाड़ के रख दिया है। बताओ कहां है आपका अधिकार, कहां आपकी स्वतंत्रता? और कौन सी स्वतंत्रता आपके पास? ना बोलने की स्वतंत्रता, ना लिखने की स्वतंत्रता, ना इलेक्शन लड़ने की राजनीतिक स्वतंत्रता, कोई स्वतंत्रता नहीं। मेरा जीवन मेरा अधिकार, स्वतंत्रता नहीं। सांस लेने की स्वतंत्रता खत्म, तो फिर क्या रह गया भाई? इस किताब की पीडीएफ भेज दूंगा मैं भाई साहब आपके पास। इस किताब को प्रिंट करवा के आग की तरह फैलाओ, तो अंबेडकर साहब की वो लाइन निकल के आएगी कि इस असमानता को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दो, नहीं तो समाज का सत्यानाश तय है। कैसे? एक दो छोटी छोटी बात और देख लो आप। हरियाणा में एक आंदोलन चला 10 साल पहले, जाट आरक्षण आंदोलन। आप पूरा हरियाणा फूका था उस टाइम, आपको पता होगा। जाटों ने कहा कि भाई आरक्षण चाहिए, ठीक है जी। वहां पे तो संविधान का, अंबेडकर जी का, हिंदू मुस्लिम का, खालिस्तान का विरोध नहीं। वहां पे तो जो जाट पहले आराम से जी रहे थे वही कह रहे थे आरक्षण की बात। लोग वहां पे भी आग लगा दी। किसने लगाई? राजनीति ने। अगर राजनीति अच्छी होती तो इस देश में, पूरे देश में यूरिया का जहर, खेतों का जहर 1-1 इंच मिट्टी को तबाह नहीं करता। अगर राजनीति के लोग महाराजा रणजीत सिंह जैसे होते, या फिर गुरुओं के पदचिन्हों पे चलने वाले तो 10-20 गुरुओं के, तो इस समाज में नशा बिकता क्या? चिट्टा बिकता क्या? समाज के बच्चे, नौजवान बच्चे तबाही में आके आत्महत्या करते क्या? पूरी की पूरी जमीनें बिकती क्या? किसने करी? राजनीति में आए गंदे हरामखोर लोगों ने। और ये बात अंबेडकर साहब तो 80 साल पहले कह रहे हैं। अब बात यह है कि जब हमें यह पता चल गया तो अब करें तो करें क्या? है कि नहीं? समस्या तो गा दी, समस्या तो सभी गा रहे हैं, लेकिन समाधान क्या हो? सबसे बड़ी बात तो यह है। देखो बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आप ये जो मैं बात कर रहा हूं, जब मैं इस पे बात करता हूं, कर ली भाई बात, जब मैं बात करता हूं तो मुझे 30 घंटे बोलना पड़ता है, 30 घंटे, तब जाके ये पूरा का पूरा खेल समझ में आता है कि ये हरामखोरी कर कौन रहा है, पीस कौन रहा है, और परेशान आने वाले समय में कितने होंगे। लेकिन समय आज की मीटिंग के हिसाब से थोड़ा है, क्योंकि हमें उस हिसाब से हमने सेट कर रखा है। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, जोड़ के प्रार्थना है मेरी, आज की इस चर्चा से अगर आपको ये लगा हो कि बहुत काम की थी, तो हम फिर से एक बड़ी मीटिंग करते हैं। क्या कर लेंगे? है जी, करनी चाहिए। देखो, मैं एक बात जानबूझ के कह रहा हूं, हमारे समाज में बहुत ज्यादा विरोध पे, एक जो कास्ट जिसको बोलते हैं, जातियां जिसको बोलते हैं, आग लगी पड़ी है। एक दूसरे को देख के कोई राजी नहीं है। लेकिन यहां आग नहीं है,
आग लगाई हुई है। अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले शायद उनको इतना ना माने जितना मैं मानता हूं, क्योंकि वो फिर मैं रिपीट करता हूं बात, महापुरुष कभी किसी एक समाज के नहीं होते, वो पूरे समाज के होते हैं। तो किसी ने ठेका नहीं ले रखा कि एक समाज ही अंबेडकर जी को उठा के फिरे। मेरी जिम्मेदारी है आपसे ज्यादा, क्योंकि मुझे समझ ज्यादा बनी इस बात की। जिस दिन आपकी समझ बन जाएगी आप उठा लेना, गलत है इसमें कुछ। तो जिसको जितनी समझ आ जाए उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उस बात को, उस सच्चाई को लेकर समाज में निकले, नहीं तो समाज में तबाही सबकी आएगी। कैसे आएगी? अच्छा, मैंने हरियाणा में आलू बोया और उसमें 20 कट्टे यूरिया मार दिया, मान के चलो वो आलू पहुंच गया अहमदगढ़ मंडी में। आप खाओगे कि नहीं खाओगे? लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं, लेकिन मैंने आपको जहर तो खिला दिया, खिलाया कि नहीं खिलाया? और अनाज, जितने सारे अनाज पैदा हम कर रहे हैं उनमें इतना खतरनाक केमिकल डाल रहे हैं, वो केमिकल हम सब खा रहे हैं। या वो केमिकल चेक करके आएगा ना जी ये तो अंबेडकर जी को मानने वाला है, इसके घर नहीं केमिकल जाना, ऐसा हो जाएगा क्या? सबको लपेटेगा। पूरा समाज आज नपुंसकता की तरफ है। जितने शादियां हो रही है बच्चे नहीं हो रहे, अब वो सारे समाज के, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। ऐसा नहीं है कि जहर एक परिवार ने, मतलब समाज ने खाया तो उसमें एक समाज को तो वो जहर परेशान नहीं करेगा और दूसरों को परेशान कर देगा, सबका सत्यानाश करेगा वो। और कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप लगाओ। 2023 में अकेले करनाल जिले में 1,30,000 बच्चे टिक्के के पैदा हुए हैं। इतनी नपुंसकता, इतना बांझ पड़े इस समाज में। कौन सा समाज है ये? क्या ये गुरु गोविंद सिंह का समाज है जो लड़ गए मर गए? क्या ये महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का देश है? क्या गुरु रविदास जी का देश है ये? क्या उन्होंने ऐसी कल्पना करी होगी कि तुम खा खा के जा रहे नपुंसक हो जाना? मेरे को तो नहीं लगता उन्होंने कहा होगा। और अगर वो ये सोचते तो फिर अपने जो ये अपने विद्यालय देते हैं समाज को, जो इन्होंने लिख रखा है जितना साहित्य है उसमें कहीं तो होता अगर ऐसे जार खा लेना कोई दिक्कत नहीं, नपुंसक होकर मर जाना। लिखा है क्या? उन्होंने तो बल्कि ये लिखा है जन्म से कोई कुछ नहीं होता, कर्म से सब होते हैं। रविदास जी ने लिखा है कि नहीं? और मैं भी यही पढ़ता हूं। मेरे एक आचार्य है वो बताते हैं कि जन्म से सब अनपढ़ मूर्ख होते हैं, कर्म से भी वो विद्वान बनते हैं। और है ये, इसको समाज का कोई सा नकार नहीं सकता। बताओ नकार सकता हो तो जब ऐसी बातें हमारे गुरुओं ने दी हैं जिसका कोई भी हिस्सा, कोई भी समाज का कोई भी आदमी मना नहीं कर सकता, तो उन विद्वानों की बातों पे चलना पड़ेगा। नहीं तो जो आग पड़ोसी को लगी हुई है नपुंसकता की, कल मेरे घर में नहीं आएगी, क्या गारंटी है? बताओ। कुछ समय बचा नहीं, आज उसके घर में तो 6 महीने बाद मेरे घर में, और बच्चे मरने वाले सबके हैं। मैं तक के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे समझ आ गई है इस किताब का एक पन्ना मेरे बच्चे को बचा सकता है। सारी किताब को पढ़ो ना पढ़ो, मैं तो पढ़ रहा हूं इसको, आपकी मर्जी, आप इस किताब को पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो इसको पी रहा हूं। एक बार नहीं कई बार पढ़ूंगा मैं इसको, क्योंकि ये पन्ना मेरे बच्चों को बचाएगा। अगर आपको अपने बच्चे बचाने हैं तो आ जाओ साथ में, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक नशेड़ी गांव हो जाए पैदा और मैं अपने बच्चे को तो बचा रहा हूं और उसको निकलना पड़ जाए, बचेगा क्या? डकैती भी हो सकती है, उसके साथ मर्डर भी हो सकता है। जब पूरा समाज नशेड़ियों का हो जाए तो फिर समाज कहां बचेगा? तो मेरे अकेले के बचाने से मेरा बच्चा नहीं बचेगा, उसको आना तो समाज में वापस है ही, तो पूरा समाज के बच्चे बचेंगे तो मेरा बच्चा बचेगा। इसलिए हम दर दर भटक रहे हैं कि भाई खड़े हो जाओ, सच्चाई को जान लो। महापुरुष अकेले किसी बिरादरी के, किसी व्यक्ति के नहीं होते, महापुरुष समाज के होते हैं। तो उन महापुरुष की कई हुई बातों को उस लेवल पे जाके समझो जिस लेवल पे उन्होंने बोला था।
ऐसा नहीं कि एक लाइन पूरी किताब तो पढ़ी नहीं, इस पूरे चैप्टर की लास्ट लाइन को पढ़ के और गा दिया समाज में, देखो ये कर दिया ना, ये कर दिया, ये कर दिया, कर दिया, और सत्यानाश कर लिया लोगों ने। अपनी मर्जी से दो बढ़ा लिए समाज तोड़ने के, अपनी मर्जी से ज्ञान दे दिया समाज तोड़ने का, लेकिन सच्चाई के जो पेज थे वे कोई नहीं पढ़ा रहा। और आज आपको खड़े होना पड़ेगा। और लास्ट में एक चीज मैं बता दूं कि ये रुपए वाला मामला क्या है, जो कर्जे वाला मामला है। जब हम पढ़ रहे थे, इसको खोज रहे थे, तो पता चला जिस रुपए के बराबर में सोने की बात हम कह रहे हैं वो 1906 का एक कानून है, अपने संविधान से पहले जो था, बाद में उसको जोड़ा गया। उसमें यह बताया कि भाई जो ये गवर्नर कह रहे हैं ना कि अगर ये नोट, ये कागज मेरे पास कोई लेके आए तो मैं उसको 2 रुपए दूंगा, इसमें लिखा है ना, एफिडेविट है जी ये, क्योंकि गवर्नर ने साइन कर रखे हैं। तो वो कह रहा है इसके बदले में 2 रुपए मिलेंगे। तो इसके बदले में जो 2 रुपए मिलेंगे वो कौन से रुपए हैं, ये हमने पूछा। तो ये निकल के आया 1906 के कानून में, और वो कानून बता रहा है 1 रुपए का मतलब है 777 मिलीग्राम सोना, जो इन्होंने बाद में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करके 34,000 करोड़ में से 5.5 लाख करोड़ खत्म करो तो लगभग 28.5 लाख करोड़ अपनी मर्जी से छाप के और सारे सिस्टम पे कब्जा मार लिया। 1 रुपए का मतलब कितना, 777 मिलीग्राम, 1.25 ग्राम से ज्यादा सोना। आज सोने का रेट क्या भाई, 75,000, 73,500, 73,500 के हिसाब से 777 मिलीग्राम का मतलब है 5700 रुपए, 5,700 रुपए के, किसके रुपए 5,700, उस प्राइवेट कंपनी के जो अंग्रेज लेकर आए थे। कौन सी कंपनी, रिजर्व बैंक। आरबीआई के 5700 और मेरा 1 रुपया एक बराबर है। अगर आपके पास 57 लाख का कर्ज है तो आपको केवल 1,000 रुपए का कर्ज है, और कानूनन बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के कह रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, पूरे समाज में रुपए की कीमत अगर इतनी मिल जाए तो कौन गरीब है भाई, बताओ, कोई भी नहीं। तो फिर यहां से जो जरूरत है ना, जो बाबा साहब कह रहे थे कि एक समय जरूरत थी और वो जरूरत लंबी कर दी, क्यों, क्योंकि उन्होंने आर्थिक पक्ष को तोड़ दिया। अगर मान के चलो यहां पे सबके घरों में सोना पड़ा हो तो हमारे बीच में आरक्षण कर नारक्षण करवाना रहेगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं, सब बराबर का कमा रहे, सोना चांदी पड़ा है। अब मैं इधर था गंगानगर, वहां पे 10 गांव ने ऐलान कर दिया, बैंकों को कह दिया जाओ भाई जिस दिन हमारे सवालों के जवाब दे दोगे अपना कर्जा ले लेना, और नहीं तो हमारे गांव में घुस नहीं जाओगे। मैं वहां पे एक बात कह रहा था कि संगत बैठी है, मतलब पुण्यात्माएं बैठी है भाई, राजस्थान में 10 साल पहले मैं महिलाओं के हाथों को और पांवों को देखता था तो चांदी से भरे रहते थे, गलत तो नहीं कह रहा। अगर वो केवल 10 साल पहले तक भरे रहते थे, जब वो लूट लिया गया देश, तो 100 साल पहले तो वो कितने भरे रहते होंगे, और 200 साल पहले जब अंग्रेज नहीं थे, 300 साल पहले तो भयानक सोना चांदी पड़ा होगा। तो इसका मतलब हम बहुत ज्यादा लूट गए, और अगर लूट गए ना तो इसको संभाल लो। और हम ये बात करते हैं कई बार, इसको बंद कर दे भाई एक बार।